मेरा नाम समरा है। मेरे बाबा का देहांत मेरे बचपन में ही हो चुका था और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। माँ बताती थी कि जब तक बाबा ज़िंदा थे हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, मगर जब से बाबा का देहांत हुआ तो उनके देवर ने मुझे और माँ को घर से निकाल कर वहाँ कब्ज़ा कर लिया था। मेरी माँ की कज़िन शहर में रहती थी, वे वहाँ घरों में काम करती थीं। माँ ने इससे बात की तो उसने माँ को भी 2 जगह काम पर लगवा दिया। इस तरह माँ मुझे लेकर शहर आ गई। माँ को 2 बंगलों में काम तो मिल गया था मगर रहने को जगह नहीं मिली थी, इसलिए माँ शुरू में अपनी मौसी की लड़की के साथ रहने लगी थी, जिसने माँ को काम पर लगवाया था। मौसी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, और वह विधवा थी। उनकी दोनों बेटियाँ बड़ी थीं मगर पढ़ती नहीं थीं। उनमें से एक माँ के साथ काम पर जाती और दूसरी घर पर रुकती थी। मौसी का बेटा 7 साल का था और वह स्कूल जाता था। जब माँ शहर आई, इस वक्त मैं 10 साल की थी। वह मुझे मौसी की बड़ी बेटी के पास छोड़कर खुद काम पर चली जाती और शाम को वापस आया करती थी। मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी मगर जब से हम शहर आए थे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ कहती थी कि कुछ पैसे जमा हो जाएं और यहाँ के रास्तों से थोड़ी पहचान हो जाए तो तुझे स्कूल में डाल दूंगी। और फिर 2-3 महीने बाद माँ को जब नए बंगले में काम मिला तो वहीं रहने का इंतज़ाम भी हो गया, क्योंकि वहाँ माँ सुबह से रात तक काम संभालती थी। इसलिए वहाँ के मालिक ने हमें एक कमरा दे दिया। हमारे कमरे के पास 2-3 कमरे और भी थे। बंगले के लगातार नौकर वहीं रहते थे। ये बंगला जिसका था वह शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और उनकी बीवी को किचन संभालने के लिए ऐसी नौकरानी की ज़रूरत थी जो सफाई के साथ काम करती हो। माँ ने मालकिन को उनकी मर्जी के मुताबिक काम करके दिखाया तो उन्होंने माँ को नौकरी दे दी। मुफ्त रहने के साथ खाना पीना भी मिलता था। अब मसला था वह मेरी पढ़ाई का। एक दिन माँ ने मालकिन से बात की कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ही अच्छी है और मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। मालकिन ये सुनकर बहुत खुश हुई कि माँ ने अपनी बच्ची को स्कूल भेजने की बात की। उन्होंने अपनी चौकीदार से कहकर माँ को स्कूल में भेज दिया, जहाँ चौकीदार के बच्चे पढ़ते थे और सबकी पढ़ाई का खर्चा भी मालकिन ही देती थी। माँ उनको बहुत दुआएं देती, क्योंकि ऐसे बड़े दिल वाले लोग हर जगह नहीं रहते। हमें इस बंगले में रहते हुए 4 साल गुजर गए थे। माँ खाने बनाने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि मालकिन के एक इशारे पर हर तरह का खाना तैयार कर देती। यहाँ तक कि छोटे मोटे पार्टी के लिए माँ ही खाना तैयार करती थी। मैं 15 साल की थी और 10वीं पूरी होने में 1 साल बाकी था। सब कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और कहीं से भी एक गरीब नौकरान की बेटी नहीं लगती, मगर मुझे फ़क्र था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से पाला है। और शायद यही वजह थी कि ऊपर वाले ने भी माँ को अकेला नहीं छोड़ा था और मालकिन की शक्ल में हमें एक बेहतरीन मददगार भेज दिया था। जब मेरी 12वीं पूरी हुई तो मेरी माँ के कहने पर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। माँ चाहती थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ और नर्स बन जाने पर जॉब कर लूँ। फिर माँ ये नौकरी छोड़ देंगी, क्योंकि अब माँ कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा दिल करता था कि अब माँ आराम करे और मैं इसी मकसद के तहत पढ़ रही थी। मगर नर्सिंग के तीसरे साल में मेरी ज़िंदगी का पहला झटका मुझे लगा। ये मेरी माँ की जुदाई थी। माँ एक दिन किचन में काम करते करते बेहोश होकर गिर गई और फिर माँ को कभी होश ना आया। चौकीदार और उसकी बीवी माँ को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से माँ का देहांत हो गया है। मुझ पर यह खबर क़यामत की तरह थी। मैं जानती थी कि ज़माना एक जवान अकेली लड़की को सुकून से जीने नहीं देता और मेरा तो माँ के सिवा दुनिया में कोई था भी नहीं। उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। माँ को मरे हुए अभी 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन मालकिन ने मुझे बुलाया और पूछने लगी कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना है और पढ़ाई पूरी होते ही मैं जॉब कर लूँगी और आप पर बोझ नहीं बनूँगी। मालकिन मेरी बातें गौर से सुनती रहीं और फिर कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने बहुत सेवा की है हमारी, अब हमारा भी इतना हक बनता है कि हम इसकी बेटी का ख्याल रखें, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने उनसे कहा कि बताएं क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने और पढ़ाई पूरी करने का पूरा खर्चा हर महीने देती रहूँगी, जो तुम हर महीने की पहली तारीख को आकर मुझसे ले जाया करना। मगर शर्त यह है कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कोई सही सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूँगी।
शर्त सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं समझ गई कि वह चाहती हैं कि मैं अपने घर की हो जाऊं ताकि अकेली ना रहूं, और मैं जानती थी कि मालकिन बहुत ही अच्छी औरत है। इस वजह से मैंने उनकी शर्त मान ली और वादा किया कि ऐसा ही करूंगी। आप जहां बेहतर समझेंगी मैं शादी कर लूंगी। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लग गई और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मालकिन मेरी 6 महीने की फीस भी जमा कर चुकी थी और मुझे खर्च करने के लिए कुछ पैसे भी दे देती थी। हॉस्टल आने के बाद मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ कर दिया। मैं पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छी थी और अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अपनी हर कामयाबी पर मुझे माँ बहुत ज़्यादा याद आती, तो मुझे बहुत रोना आता। हॉस्टल में मिली एक रूममेट थी जिसका नाम सबा था। वह मिडिल क्लास घराने से थी और अक्सर मुझसे बातें करने लग जाती थी। इसने अपने बारे में मुझसे बहुत कुछ बताया था। इसका ताल्लुक किसी गांव से था, इसलिए यहाँ हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई और ट्रेनिंग ले रही थी। सबा बड़ी दिलेर लड़की थी। इसके बाबा की गांव में एक छोटी सी दुकान थी और घर में माँ बाबा के अलावा भाई और भाभी रहते थे। वह बताती थी कि इसकी भाभी बहुत तेज़ औरत थी और इसी वजह से वह चाहती थी कि नर्स बनकर जॉब करे तो अपने माँ बाबा को अपने साथ ही रख लेगी शहर में। इसलिए इसने भी बहुत मेहनत की थी। मुझे वह अपनी अपनी सी लगती, मगर इसके बावजूद मैं इससे ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। मुझे डर लगता था कि कहीं वह भी मुझसे दूर ना हो जाए। इसके बावजूद वह मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझसे पूछती रहती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और फिर एक दिन मैंने इसे अपने बारे में सब बता दिया। मैं रो रही थी तो वह भी रोने लग गई और फिर उसने अपने और मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी कि ज़िंदगी में खुद को अकेला नहीं समझना। आज से हम दोनों बहनें हैं और फिर हम दोनों हर जगह साथ ही दिखाई देते थे। कमरा हमारा वैसे भी एक था। सबा से दोस्ती के बाद मेरा अकेलापन बहुत हद तक दूर हो गया था। अब मैं हर महीने जब मालकिन से मिलने जाती तो सबा मुझे जल्दी वापस आने का कहती, क्योंकि मैं मालकिन से मिलकर 2-4 घंटे में ही वापस आ जाया करती थी। और जब सबा अपने माँ बाबा से मिलने गांव जाती वह 1 हफ्ता लगा देती थी। तब मैं बहुत उदास हो जाती, लेकिन जल्दी ही हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हम दोनों को एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब मिल गई। मगर हमने सरकारी अस्पताल में भी अप्लाई कर दिया था। जब मैं बाद में मालकिन से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कर देती मुझे चैन नहीं आने वाला। मैंने कुछ जानने वालों से तुम्हारे रिश्ते का कह दिया है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब अपने वादे से मुकर नहीं सकती थी। इसलिए मैंने मालकिन को कह दिया कि ठीक है, जैसा आप सही समझें। और दूसरी तरफ सबा भी किसी अच्छी नौकरी के इंतज़ार में थी ताकि यहाँ कोई घर किराए पर लेकर अपने माँ बाप को यहाँ ले आए। मगर इसके बाबा ने भी इसकी शादी का फैसला सुनाकर शहर आने से इनकार कर दिया। इसके बाबा ने कहा कि हम रिश्ते देख रहे हैं, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम्हारे पति की मर्जी से तुम्हें नौकरी करने दें या रोके। सबा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि क्या फ़ायदा हुआ पढ़ लिख कर नर्स बनने का, अगर शादी करके घर ही बैठना था तो इतनी मेहनत क्यों की। मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। हम दोनों ही अपनी आने वाली ज़िंदगी के फैसलों का इंतज़ार कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। मगर हमारे साथ जो हुआ वह किसी तरह भी हमारे दिल और दिमाग में नहीं था। एक बड़ी क़यामत थी जो मुझ पर टूटी थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अस्पताल में एक नौजवान मरीज़ दाखिल हुआ। वह लड़का किसी अमीर बाप का बेटा था और बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़का था। इसका एक्सीडेंट हो गया था। वह जब आया उस वक्त ड्यूटी पर मैं थी। इसे मैंने ही एडमिट किया, इसलिए इसके रूम में मेरी ड्यूटी लग गई। मगर वह लड़का तो जान की आफत बन गया था। मैं जब भी उसे इंजेक्शन लगाने जाती वह बुरी निगाहों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहता। और एक दिन तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाकर उसे बुरा भला कहा और कमरे से निकल आई। इसके बाद मैंने सबा को इंजेक्शन लगाने के लिए वहाँ भेज दिया, मगर उसने जिद पकड़ ली कि वह सिर्फ मुझसे ही इंजेक्शन लगवाएगा। और ये बात अस्पताल के मालिक तक जा पहुंची। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि अपना काम पूरा करें। मुझे मजबूरन इसके कमरे में जाना पड़ा, मगर मैं अकेली नहीं गई, अपने साथ सबा को लेकर गई थी। पर वह तो बहुत ही बदतमीज़ था। उसने पैसों के बदले मेरी इज्जत का सौदा करना चाहा और फिर उसने दोबारा ही गंदी हरकत की तो मेरा हाथ उठ गया
और ये थप्पड़ मुझे इतना महंगा पड़ेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसने मुझे धमकी दी कि तुझे अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर है, तुझ जैसी तो मेरे आगे पीछे फिरती हैं। फिर 2 दिन बाद वे डिस्चार्ज हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर जो होने वाला था वे मेरे गुमान में भी नहीं था। एक दिन मैं अस्पताल से निकली तो वही लड़का मेरे सामने अचानक से आ गया और बहुत तेज़ी से उसने मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। फिर मेरी जैसे आवाज़ हवा में गूंजने लगी। मैं 1 हफ्ते तक आईसीयू में ही रही। इस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हुई, मगर वे पैसे वाले लोग थे इसलिए बड़ी आसानी से बच निकले, मगर मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तेज़ाब से मेरे चेहरे की एक साइड झुलस गई थी। लड़के के बाप ने मेरा इलाज करवाने के लिए एक मोटी रकम अस्पताल वालों को दे दी थी, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, मगर मेरा चेहरा अपनी असल हालत में तो कभी नहीं आ सकता था, पर हाँ थोड़ा बेहतर हो गया था। इस हादसे ने मेरे दिलो दिमाग पर बड़ा असर डाला था। मेरी माँ जहाँ काम करती थी इस बंगले के मालिक ने मेरा केस लड़ने के लिए अपील की और कुछ वक्त केस चलता रहा, मगर जिससे ये सब करवाया था वह तो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुका था और वैसे भी इसके पकड़े जाने से मेरी ज़िंदगी और शक्ल तो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इस सब के दौरान मेरी दोस्त सबा और मेरी मालकिन ने मेरा बहुत साथ दिया। जब इस हादसे को कुछ महीने गुजर गए तो सबा के बाबा ने इसकी शादी करवा दी और वह दूसरे शहर चली गई। वहाँ से इसके साथ मेरा फ़ोन पर कांटेक्ट था। फिर मेरी मालकिन ने मेरा रिश्ता तय करवा दिया। मालकिन के बंगले में जो चौकीदार था इसकी बीवी ने अपने जानने वालों में रिश्ता करवाया था। वे लोग मेरे साथ हुए हादसे के बारे में सब जानते थे, बल्कि मुझे देखने भी आए थे, मगर उनका मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि मालकिन ने उनके बेटे को नौकरी दिलवाने का वादा किया और भारी दहेज भी दिया। वे लालची किस्म के लोग थे, मगर इस दुनिया की असली सच्चाई ये है कि जहाँ पैसे हो वहाँ हर ऐब छुप जाता है। इस तरह मेरी शादी जैन से हो गई। जैन भी अपनी माँ और बहनों जैसा लालची इंसान था, मगर मेरी मालकिन की वजह से इसे अच्छी जॉब मिल गई थी क्योंकि वह पढ़ा लिखा था, मगर इसकी पढ़ाई भी किसी काम की नहीं। जब परवरिश में लालच और खुदगर्जी छुपी हो। मेरे ससुराल में मेरी सास और जैन के अलावा मेरी 3 ननंद थी। कहने को तो वे जैन से छोटी थी, मगर माँ और भाई पर उनका पूरा राज था और मैं तो किसी के लिए भी अहम नहीं थी। वे तो बस दहेज से घर भर दिया था। मालकिन ने इसलिए मुझे बर्दाश्त करके मुझ पर एहसान किया जा रहा था और इस एहसान को मेरी सास सुबह शाम मुझे याद दिलाती थी। मेरी ननंद थोड़ा बहुत पढ़कर अब रिश्तों के इंतज़ार में घर बैठी थी और उनका ख्याल था कि पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं होता, बस ज़माने के साथ चलना आना चाहिए, तब इंसान की पहचान बनती है। इसलिए वे तीनों हर वक्त सर से पैर तक सजी सवरी रहती थी। एक बार मैंने अपनी सास से कहा कि कुंवारी लड़कियों का इस तरह सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज के ज़माने में लड़की जितनी सादी रहेगी उतनी ही अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। मगर मेरी सास तो मेरे गले ही पड़ गई। कहने लगी कि खुद तो देखो बदसूरत है और अकल भी नहीं, इसलिए मेरी बेटियों से जलती है। इस दिन के बाद से मैंने सास को कुछ नहीं कहा। मैं सारा दिन काम करती, ज़रा कमर सीधी करने को लेटती तो अपने कमरे में जाती तो उसी वक्त ननंद या सास की आवाज़ आ जाती, क्योंकि वे लोग शाम की चाय ज़रूर पीते थे और चाय के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ होनी भी ज़रूरी थी। कभी समोसे तो कभी पकोड़े बनाकर तैयार करने पड़ते थे। जो हुक्म मिले मैं वही पूरा करती थी और फिर रात के खाने का ऑर्डर मिल जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि जैन की तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। इस घर में 2 वक्त का खाना अलग अलग बनता था और रात के खाने में तो कम से कम 2 तरह के पकवान बनने ज़रूरी थे और साथ चावल भी, क्योंकि छोटी ननंद तो रात के खाने में चावल खाना पसंद था। फिर मुझे एक दिन मालूम हुआ कि मेरे ससुर सरकारी ऑफिसर थे और उनकी पेंशन भी आया करती थी और फिर मेरे पति की सारी तनख्वाह भी उनके हाथ में ही जाया करती। उनका बस चलता तो मुझे भी नौकरी पर दोबारा भेज देती, मगर वह तो मालकिन ने मना किया हुआ था। मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं थी। मेरी सास मुझे इस बात के भी ताने देने लग गई और फिर मेरी बड़ी ननंद की शादी पक्की हो गई, जिसके लिए मेरे पति ने कर्ज लिया और मेरी बहन को धूमधाम से विदा कर दिया। अब तो 2 ननंद बाकी थी और मेरी सास चाहती थी
कि उनकी शादी भी ऐसे ही हो जाए। मगर इससे पहले मेरी ज़िंदगी में एक और क़यामत टूट पड़ी और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वे मोहताज हो गए और वे पूरे तौर पर 3 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गए। इस दौरान घर में खर्चों पर बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और आखिर तंग आकर मैंने सास की इजाज़त से एक अस्पताल में दोबारा नर्स की नौकरी कर ली। सुबह को काम करके मैं अस्पताल जाती और 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके जब वापस आती तो सारे घर का काम मेरे इंतज़ार कर रहे होते। मैं ही खाना बनाती और सबको खिलाती। मेरी ननद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऊपर से कर्ज की किस्त भी अदा करनी होती जो ननद की शादी पर ज़ैन ने ली थी। मैंने अस्पताल के डॉक्टर से बात की कि वे ज़ैन की नकली टांग लगवा दें ताकि वह अपनी नौकरी पर जा सके। वहाँ तो वैसे कुर्सी पर बैठकर ही काम करना था, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर नकली टांग लग जाए तो मैं अपनी तनख्वाह से पैसे देती रहूँगी। मगर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम मेरे घर में मेरी बीवी को संभालने की नौकरी कर लो, फिर मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल फ्री में करवा दूँगा। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और दूसरे दिन डॉक्टर के घर चली गई। डॉक्टर की बीवी बीमार थी और मुझे नर्स के तौर पर उसे संभालना था। मगर मुझे 1 हफ्ते में ही अंदाज़ा हो गया कि कोई और नर्स क्यों डॉक्टर के घर में नहीं टिकती। दरअसल डॉक्टर की बीवी मारिया बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वे ना सिर्फ खाना अपनी मर्जी से खाती थी बल्कि बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने कपड़ों से लेकर बालों की सेटिंग तक उनकी मर्जी की चाहिए होती थी। उनकी सेवा के लिए 2 लोग थे, एक मैं थी और एक दूसरी नौकरानी, जो उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों और बाकी चीज़ों की देखभाल करती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वे मुझ पर भरोसा करने लग गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था। इस दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे पति की नकली टांग भी लगवा दी और वे दोबारा जॉब पर जाने लगे। मगर अब मेरे पति के मिजाज में काफ़ी बदलाव भी आ गया था। अब वे मेरी बहुत इज्जत करने लगे थे। इसी तरह मालकिन के पास काम करते हुए मुझे 2 महीने हो गए और मैं उनके पास 24 घंटे तो नहीं रुकती थी। मेरी ड्यूटी तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक की थी। बस इसके बाद दूसरी नौकरानियाँ उनको देखती, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वे तो एक दिन मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मेरी रूह काँप गई। हुआ कुछ यूँ कि मैं एक शाम अपनी ननद के साथ बाज़ार गई। मेरी दूसरी ननद की शादी थी तो उसके लिए ख़रीदारी करनी थी। मगर मैंने देखा कि डॉक्टर की बीवी बाज़ार में किसी औरत के साथ फिर रही थी और हँस-हँस कर बातें कर रही थी। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि वह तो बिस्तर पर पड़ी थी और उठकर चल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने कैसे देख लिया। मैं यही सोच रही थी कि एकदम भीड़ की वजह से वे मेरी नज़रों से गायब हो गईं। फिर घर आने के बाद मेरा दिमाग उलझा रहा, मगर मैंने किसी से बात नहीं की। और फिर जब दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर गई तो मालकिन को रोज़ की तरह बिस्तर पर पड़े देखा, तो फिर मुझे और परेशानी होने लगी। मगर कुछ देर बाद मुझे मालकिन ने अपने पास बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। तब वह कहने लगी कि देखो समरा, मैं जानती हूँ तुमने कल मुझे बाज़ार में देखा था और मुझे ये भी पता है कि तुम परेशान हो कि मैं वहाँ कैसे नज़र आई। फिर वे उठकर बैठ गए और बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझे किसी शादी में देखकर पसंद किया था और फिर मेरे घर रिश्ता भेजकर मुझसे शादी कर ली। मगर मैं गरीब घर से थी और डॉक्टर साहब बहुत बड़े अस्पताल के मालिक थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर कई तरह की पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, अपनी गरीब रिश्तेदारों में मिल नहीं सकती थी। वह मुझ पर शक भी करते थे, जिसकी वजह से मैं लगातार ज़हनी तौर पर बीमार रहने लगी और डिप्रेशन में चली गई। अब मैं चाहती थी कि डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे बीमार होने पर मुझे अच्छे से अच्छा इलाज दिया। मुझे समझने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही 2 साल गुजर गए। अब कहीं जाकर उनको समझ आने लगा है, मगर अब मेरा दिल उनकी तरफ से हट गया है। मैं पिछले 6 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बीमार रहने का ड्रामा करती हूँ कि मैं बीमार हूँ ताकि वे मुझसे दूर ही रहें और दूसरी शादी कर लें। मगर जो है अब तक वे तुम्हारे सामने हैं। कल शाम मैं अपनी बहन के साथ गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वैसे भी रात देर से घर आते हैं। मैं सब सुनकर खामोश हो गई। उनकी दिमागी हालत मैं समझ रही थी। मैंने तय किया कि मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगी और फिर अगले दिन मैंने उनसे बात की। वे शर्मिंदगी से नज़र झुकाने लगे और उन्होंने कहा कि उनसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है।
उन्हें अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिला। वे कहने लगे, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब से बात करके जब मैं घर पहुँची तो मेरी बड़ी ननद आई हुई थी और वह बहुत रो रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगी कि भाभी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रही है। मेरी सास भी रोने लगी और मुझे बताया कि मेरी ननद के पति ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मैंने अपनी ननद और सास को तसल्ली दी और जैन को कमरे में ले गई। जैन से बात की और अलमारी से अपना जेवर निकाल कर उसे दे दिया कि बहन का घर बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैंने ज़िंदगी में पहली बार जैन की नज़रों में अपने लिए प्यार एहसास देखा। इसने भी अपनी की गई सब गलतियों की माफ़ी मांग ली। कुछ दिन बाद मेरी ननद का पति खुद आकर घर आया और उसे ले गया। छोटी ननद की शादी के लिए डॉक्टर साहब और मालकिन से छुट्टी लेने गई तो मैंने देखा कि वे दोनों लोग बैठे हंस बोल रहे थे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वे दोनों उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब की बीवी ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से दो टूटे हुए दिल जुड़ गए थे। जब मैं घर आई तो मेरे पति ने मुझे नौकरी छोड़ने का कह दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं और काम करूं। आज इस बात को 2-4 साल गुजर चुके हैं। मेरी ननंदे अपने घरों में खुश हैं। सास का देहांत हो चुका है और मेरे आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं। मैं कभी कभी डॉक्टर साहब की बीवी और अपनी पुरानी मालकिन से भी मिलने जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के दम से ही दुनिया बसी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।